अर्थक्वेक समझने से पहले हम लोग समझने वाले हैं अर्थ के बनावट को। जियोस्फीयर इनर लेयर है अर्थ का, जो कि फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से लेकर अर्थ के इनर कोर तक। जियोस्फीयर का थिकनेस लगभग 6730 किलोमीटर है। जियोस्फीयर बना है रॉक्स, मिनरल्स, माग्मा और सैंड से। जियोस्फीयर में इनर कोर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमें नजर आएगा कि वहां पर टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ये सारे के सारे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जियोस्फीयर 3 कंसेंट्रिक लेयर से बना है, जिसका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये जो 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों लेयर में 2-2 पार्ट होंगे। जैसे क्रस्ट में अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसी तरह कोर में अपर कोर और इनर कोर। बात करते हैं क्रस्ट की। क्रस्ट सबसे पतला और सबसे बाहरी लेयर है जियोस्फीयर का। इसके थिकनेस की अगर हम बात करें तो ये 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक वैरी करता है और डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कहां पर हैं। क्रस्ट के सबसे बाहरी परत को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि टूटा हुआ है मैसिव रिजिड स्लैब्स में, मतलब बड़े बड़े ठोस टुकड़ों में टूटा हुआ है और ये टुकड़े एक दूसरे से पजल की तरह अटैच है और ये टुकड़े तैरते रहते हैं मेंटल के अपर लेयर में, जिसे कहते हैं हम लोग एस्थेनोस्फीयर। बात करते हैं जियोस्फीयर के दूसरे लेयर, जिसका नाम है मेंटल। ये अर्थ वॉल्यूम का 82% है। इसका थिकनेस 2900 किलोमीटर है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, 700 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1300 डिग्री सेल्सियस तक। और इस वजह से यहां पर मॉल्टेन स्टेट्स में रॉक, मतलब पिघले हुए रूप में पत्थर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग माग्मा कहते हैं। कभी कभी ये माग्मा अपना जगह बनाते बनाते टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो दरारें होती हैं, जो कमजोर जगह होता है, वहां पर से ये अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाते हैं और वोल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अर्थ के इनर मोस्ट लेयर, जिसका नाम है द कोर। इसकी थिकनेस 3500 किलोमीटर है। इसका अंदरूनी हिस्सा, इनर पार्ट बना है सॉलिड आयरन से और आउटर पार्ट बना है लिक्विड आयरन और निकल से। यहाँ का टेम्परेचर अल्ट्रा हाई है, जिसका रेंज है 4400 डिग्री सेल्सियस टू 6000 डिग्री सेल्सियस। अर्थ के बनावट को समझने के बाद अब हम लोग अर्थक्वेक को समझेंगे। लिथोस्फीयर, जो कि अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी लेयर है, जो कि मैसिव रिजिड स्लैब्स में बटा हुआ है और इसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही धीमे धीमे मूव करता है। इनके मैग्नीट्यूड होते हैं मूवमेंट के 6 इंचेस पर ईयर और ये अभी बड़े बड़े 7 बड़े बड़े प्लेट्स में बटे हैं और दर्जनों छोटे प्लेट्स में बटे हैं। इन प्लेट्स की बाउंड्रीज जहां पर होती है, वो प्लेस बहुत ही ज्यादा वायलेंट है और बहुत ही ज्यादा डायनेमिक। ये प्लेट्स मेंटल के अपर लेयर, मतलब कि एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करते रहते हैं और जब ये मूव करते हैं तो इनके रिलेटिव मूवमेंट्स क्रिएट करते हैं 3 तरह के बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री तब होगा जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से अलग होकर, है ना, एक दूसरे से अलग होंगे तो इस तरह का बाउंड्री जहां क्रिएट होगा उसे हम लोग डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री देखने के लिए अगर आप देखें तो एग्जांपल है हमारे पास ग्रेट लिफ्ट वैली, जो कि अफ्रीका में है। अगर ग्रेट लिफ्ट वैली की बात करें तो अगर यहाँ पर ये जो बाउंड्री क्रिएशन है, ये बाउंड्री क्रिएशन अगर कंटिन्यूअसली होता रहा तो ये इसका एक टुकड़ा टूटकर इंडियन ओशियन में बहना शुरू हो जाएगा और बहुत बड़ा आइलैंड का फॉर्म ले लेगा इंडियन ओशियन में। अब बात करते हैं दूसरा बाउंड्री, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ये बाउंड्री तब फॉर्म होगा जब 2 प्लेट्स एक दूसरे को पास करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पास करते हैं, उसी तरह यहां पर भी जब 2 प्लेट्स एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में पास करेंगे तो यहां पर जो बाउंड्री फॉर्म होगा उसे हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। इसका बेस्ट और सबसे फेमस एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट।
सैन एंड्रियास फोल्ड वो पोर्शन है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया का जिसमें लॉस एंजलिस आता है, और ये हर साल 2 इंच बढ़ता जा रहा है सदर्न कैलिफोर्निया की तरफ। थर्ड नंबर बाउंड्री जो है कन्वर्जेंट बाउंड्री। इस बाउंड्री में, ये बाउंड्री तब फॉर्म होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, और ये टकराव इतना ज़्यादा होता है और इतना मजबूत होता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स के कमज़ोर हिस्सों को तोड़ता जाता है और उसे ढकेलते ढकेलते एक टीले के फॉर्म में, और फिर धीरे धीरे ये टीला एक माउंटेन का रूप ले लेता है। टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रिलेटिव मूवमेंट होते हैं, और इस रिलेटिव मूवमेंट से जो फ्रिक्शन होते हैं, ये फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी वे पूरे बॉडी में ट्रैवल करते करते हम तक पहुंचते हैं, और हम ये कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। तो ये अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक का रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। और अब जिस पॉइंट पर ये एनर्जी रिलीज होता है उस पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं, ठीक है। फिर इस हाइपोसेंटर से एनर्जी रिलीज जो होता है, तो ये एनर्जी सारे दिशा में सब तरफ ट्रैवल करते करते सरफेस पर जो पहुंचता है, तो सरफेस का जो नियरेस्ट पॉइंट होता है इस हाइपोसेंटर से, और वो जो पॉइंट होगा जो सबसे पहले इस अर्थक्वेक को फील करेगा, महसूस करेगा, उस पॉइंट को हम लोग एपिक सेंटर कहते हैं। ये वही पॉइंट है जो इस एनर्जी को, इस डिस्टर्बेंस को सबसे पहले महसूस करता है। लिथोस्फीयर जो कि अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी हिस्सा है, इसी लेयर में अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक्स 2 टाइप के होते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ वेव्स। वेव्स के बेसिस पर अर्थक्वेक 2 टाइप के होंगे, एक बॉडी वेव्स कहलाता है और दूसरा सरफेस वेव्स कहलाता है। बॉडी वेव क्या होता है? तो बॉडी वेव उसे कहते हैं कि जिस हाइपोसेंटर जो फोकस है, जहां पर ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है, जो एनर्जी रिलीज, जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हुई है, उस पॉइंट से जब एनर्जी पूरे बॉडी में ट्रैवल करने लगता है और फिर वो सरफेस के अंदर ही पूरे बॉडी में जब ये ट्रैवल करता है, इस वजह से इसे हम बॉडी वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी, मतलब बॉडी के इंटीरियर में ही ये ट्रैवल करता है और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है। इस वजह से हम इसे बॉडी वेव्स कहते हैं। और यही बॉडी वेव्स जब सरफेस तक पहुंचता है, अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगा और फिर वहां पहुंचने के बाद एक नए सेट ऑफ वेव्स को बनाता है, तो हम इसे सरफेस वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स एक्चुअल में प्राइमरी वेव कहलाता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, और सरफेस वेव ट्रांसवर्स वेव्स होता है, जो कि जिसका एग्जांपल है कि जैसे आप पानी में पत्थर फेंके तो उस वक्त जो वेव बनता है उसे हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। तो सरफेस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होता है और बॉडी वेव्स प्राइमरी वेव्स होता है। अर्थक्वेक को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं उसे कहते हैं सिस्मोग्राफ, और जो यूनिट यूज करते हैं वो है रिएक्टर। वेलोसिटी इस बॉडी वेव का चेंज होगा जब वो मटेरियल से पास करेगा, और ये चेंज डिपेंड करता है मटेरियल के डेंसिटी पर। जितना ज्यादा डेंसिटी होगा, हायर डेंसिटी होगा, वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी लोअर डेंसिटी होगी वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं, डायरेक्शन भी चेंज होंगे, ठीक है। इसी डेंसिटी के बेसिस पर डायरेक्शन भी चेंज होंगे। वेव्स जो कि बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और रिफ्रैक्ट भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अर्थ के बनावट में जब हम कोर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें डेंसिटी ज्यादा दिखता है, क्योंकि वहां पर थिकनेस ज्यादा है, और क्रस्ट में थिकनेस कम होने की वजह से डेंसिटीज कम है। इस वजह से जब वो वेव्स हम तक पहुंचते हैं तो कभी कभी वो क्रस्ट तक पहुंचने के बाद उस क्रस्ट में ब्रेक पैदा कर देते हैं, जिसे हम लोग फॉल्ट कहते हैं, और वो वहीं तक रुक जाते हैं और हमें इस तरह से ज्यादा झटका महसूस नहीं होता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर रिकमेंड करें इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल रखें। गुड बाय।